नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी यह यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो हमारा पेपर 1 का है और उसमें भी हम देखने वाले हैं यूनिट 10 में। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हायर एजुकेशन सिस्टम में जो भी हमारी भारत में जो उच्च शिक्षा अधिगम थे, जो भी समितियाँ हुई, जो आयोग हुए, उन आयोग के बारे में, उन रिपोर्ट्स के बारे में और समितियाँ जो हुई उनके बारे में हम आज जानने वाले। ओके, तो टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने को इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि 1757 से लेकर 1857 का जो समय था वो महाविद्यालय युग कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ से हमारी भारत में शिक्षा का जो भी प्रचार प्रसार हुआ वो बहुत ही अच्छे से हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम देखने आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अंग्रेजों के समय में ये स्टार्ट हुई थी और 1757 से लेकर 1857 के बीच का जो भी समय है उसे महाविद्यालय युग कहा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1757 से लेकर 1857 के बीच का समय जो है वो भारत में शिक्षा के लिए किस नाम से जाना जाता है, तो महाविद्यालय युग के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आते हैं आगे। सबसे पहले बात करना चाहूँगी 1813 की। ओके, 1813 की बात करती हूँ। तो 1813 में क्या हुआ था? चार्टर अधिनियम, आपने नाम तो सुना होगा, है ना? तो चार्टर अधिनियम आया था। ओके, चार्टर अधिनियम आया था। अब देखिए, ये चार्टर अधिनियम है वो किसके लिए था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान, याद रखिएगा और मेरे साथ साथ आप भी नोट बनाते रहिए ताकि लास्ट टाइम पे आपको वो काम आ सके। ओके, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार जो था उसका प्रारंभ हो गया। ओके, यहाँ पर तो चार्टर अधिनियम जो आया, चार्टर एक्ट भी बोला जाता है। ओके, तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसके टाइम से क्या हुआ? वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार स्टार्ट हो चुका। ओके, और उसके तहत क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में उनके जो धर्म हैं उनके धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई अपने भारत में। ओके, जिस तरीके से हम अगर मान लीजिए कि दूसरे देश में जाए और दूसरे देश में से हमें हमारा जो धर्म है उसके प्रचार की अनुमति दी जाए, इसी तरीके से यहाँ पर ये हुआ कि जो 1813 में जो चार्टर एक्ट हुआ, तो चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी जो थे उन लोगों को उनके जो धर्म है उनके प्रचार की भारत में अनुमति दी गई। ओके, ये चार्टर एक्ट की बात हुई। अब देखिए, इसके आधार पर क्या हुआ, ये जो प्रचार स्टार्ट हो गया अपने धर्म का, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिला? तो 1817 की बात करते हैं, 1817 की बात करते हैं, तो कलकत्ता में क्या हुआ? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 में क्या किया गया? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ये भी आपको याद रखना है। ओके, हिंदू कॉलेज की स्थापना, सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। कब? तो 1817 में। ओके, अब देखिए क्या होता है कि उसके बाद कुछ दिनों के दिन तो नहीं बोलते, बहुत कुछ साल के बाद, यानी कि 1855 का टाइम आया। कौन सा? 1855 का जो टाइम आया, तो उस टाइम क्या हुआ, ये जो हिंदू कॉलेज थी ना कलकत्ता की, उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब देखिए, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, ये थोड़ा सा हटा लेती हूँ। ओके, चलिए, अब जो 1817 में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनी थी उसका नाम चेंज कर दिया 1855 में। क्या नाम चेंज कर दिया गया? तो उसका नाम रखा गया प्रेसिडेंसी कॉलेज। क्या रखा गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। ओके, कॉलेज।
तो ये बन गया अब हिंदू कॉलेज की जगह क्या बन गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। कब बन गया, 1855 में। अब देखिए थोड़ा टाइम और लगा और आ गया हमारा 2010, यानी कि अभी के हाल के समय में। ओके, 2010 की बात है। तो 2010 में भी इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। ओके, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कर दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। चार्टर एक्ट के जो अधिनियम था, उस अधिनियम के आधार पर क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई और उसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। अब देखिए 1817 में जब हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, फिर कुछ टाइम के बाद यानी कि 1855 में क्या हुआ, वही कॉलेज थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज रखा गया। और उसके बाद अभी 2010 की बात की जाए तो वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में से उसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। ओके, तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1813 की बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते 1813 के बाद बात करते 1823 की। 1823 की बात करते तो एक रिपोर्ट जारी किया गया था और रिपोर्ट का नाम था एल्फिंस्टन रिपोर्ट। क्या था, एल्फिंस्टन रिपोर्ट। ओके, अब देखिए ये रिपोर्ट में क्या कहा गया था, 1823 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में जो भी जिला परीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की बात की गई और जो स्कूल पर्यवेक्षक है और जो शिक्षक है उनकी ट्रेनिंग की यहाँ पर सिफारिश की गई। ओके, और 1834 की बात की जाए तो 1834 में बम्बई में, कहाँ पर, बम्बई में, याद रखना बम्बई में। तो 1834 में बम्बई में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई। ये देखिए एल्फिंस्टन संस्थान। ओके, एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना कब की गई, 1834 में की गई और कहाँ पर की गई, तो बम्बई में की गई। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसका कार्य क्या था, इस संस्थान का, एल्फिंस्टन संस्थान थी वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए घटनाक्रम को जोड़ने को, यानी कि नए जो घटनाक्रम बन रहे हैं वो उच्च हायर एजुकेशन में, उस हायर एजुकेशन के क्षेत्र में क्या करना है, उस नए घटनाक्रम को शामिल करने के लिए बात की गई और करती है, यानी कि वो कार्य करती है। उसका कार्य क्या है, तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में नए घटनाक्रम को जोड़ना और उसके आधार पर शिक्षण कार्य को निर्धारित करना, ये कार्य एल्फिंस्टन संस्थान का था। ओके, तो ये हो गया आपका 1823 में एल्फिंस्टन रिपोर्ट की बात की गई। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब समय आ गया है हमारा 1835 का। जो ये हमारा ये 1835 है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, यहाँ से हमारे हायर एजुकेशन की या फिर कोई भी एजुकेशन की शुरुआत मानी जाती है, तो यहाँ से मानी जाती है। ओके, चलिए 1835 में शिक्षा का भारत में पहला शिक्षा अध्यादेश आया। देखिए शिक्षा का जो अध्यादेश होता है ना, तो आदेश, शिक्षा के लिए जो आदेश दिया जाता है, तो वो शिक्षा का आदेश भारत में सबसे पहले कब आया, तो 1835 में आया। लॉर्ड मैकॉले के द्वारा एक विवरण पत्र भेजा गया था। ओके, तो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा क्या किया गया था, एक विवरण पत्र भेजा गया था। अब देखिए उस रिपोर्ट में क्या था, विवरण पत्र का मतलब होगा रिपोर्ट। ओके, तो उस रिपोर्ट में क्या था दोस्तों, तो वहाँ पर लॉर्ड मैकॉले ने बात की हुई थी कि धर्मनिरपेक्ष की। ओके, यानी धर्मनिरपेक्ष थी, धर्म के बारे में जो भी अंधश्रद्धाएं उसे दूर करने की बात की गई। फिर जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उस पद्धतियों पर आधारित पश्चिमी देशों की जो शिक्षा पद्धति है उसके समान भारत की शिक्षा प्रणाली बनाई जाए, ये बात की गई। ओके, यहाँ पूर्वाग्रहों से मुक्त एक शिक्षा प्रणाली की सिफारिश यहाँ पर की गई, यानी कि जो भी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसे दूर करने की बात यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले के रिपोर्ट्स में की गई। और दूसरी एक बात क्या बताई गई इस रिपोर्ट में, तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया। देखिए
यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन लॉर्ड मैकॉले ने किया था। ओके, तो ये बात भी आपको याद रखनी। जी सेट की, गुजरात सेट की एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसकी वजह से हुआ था। तो लॉर्ड मैकॉले की वजह से हुआ था। ओके, चलिए, ये अंग्रेजी शिक्षा की भारत में जो सिफारिश की थी किसने की थी, लॉर्ड मैकॉले ने। अब क्या हुआ, उन्होंने ये समर्थन किया, और इसके पीछे क्या, अंग्रेजी शिक्षा का ये समर्थन उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे का एक उद्देश्य था, और वो ऐसा था कि भारतीयों का एक वर्ग ऐसा तैयार करना था जिससे क्या हुआ कि जो भी सरकार है उसके निचले वर्ग के जो भी कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी से मिल सके, और क्या हो सके कि ब्रिटिश सरकार है वो आसानी से शासन कर सके। अब देखिए, यहाँ पर कोई अधिकारी है, वो है अंग्रेज है। ओके, उस टाइम पर तो अंग्रेजी अधिकारी रहते थे, है ना, और हमारे भारत के लोग तो वहाँ पर मजदूरी ही करते थे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा भारतीय है, वो काम कर रहा है, तो ये अंग्रेज अधिकारी है, वो हमारे भारतीय को कुछ बोलेगा तो भारतीय उसे समझेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए और अच्छी तरीके से ये अधिकारी है वो हम भारतीयों पर अच्छी तरीके से शासन कर सके, इसके इरादे से ये अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की गई थी। ओके, और फिर इस बात पर विचार करके उस टाइम पर तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, ये नाम तो आपने बहुत अच्छे से जाना होगा, विलियम बेंटिंग। ओके, बेंटिंग, तो बेंटिंग का, ओके, चलिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस टाइम के गवर्नर जनरल। तो उन्होंने 1837 में उन्होंने अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया, सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया। देखिए, अंग्रेजी को सरकारी भाषा का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। सरकारी भाषा का दर्जा देने का मतलब क्या होता है पता है, कि जो भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसे अंग्रेजी अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, अंग्रेजी अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। ओके, यानी कि कंपलसरी कर दिया गया अंग्रेजी। ओके, तो ये बात हो गई आपकी लॉर्ड मैकॉले के रिपोर्ट की बात। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो 1854 का टाइम आया। तो अब देखिए 1854 में क्या हुआ, वुड ने एक घोषणा पत्र दिया। अब देखिए, वुड ने एक घोषणा पत्र जारी किया। वुड का पूरा नाम था चार्ल्स वुड। ओके, तो उसकी अध्यक्षता में भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। और उस गठन को ही क्या कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। क्या, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ओके, वुड डिस्पैच, तो ये वुड डिस्पैच के नाम से यहाँ पर ये जाना जाता है। अब देखिए, ये जो है वो उच्च शिक्षा के विषय पर ये पहली नीति थी, उच्च शिक्षा के विषय पर ये पहली नीति थी, वुड डिस्पैच। ओके, और इसे वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का क्या माना जाता है, मैग्ना कार्टा माना जाता है, मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को माना जाता है, या तो फिर वुड डिस्पैच को माना जाता है। ओके, अब उन्होंने कौन सी सिफारिश की उसके बारे में बात करते हैं। तो वुड घोषणा पत्र की जो सिफारिश थी उसमें ये बताया गया था कि सरकार जो है वो पाश्चात्य शिक्षा यानी कि पश्चिमी शिक्षा को यहाँ पर इसका प्रसार करे। जो दर्शन है, शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी दर्शन है, पश्चिमी विज्ञान है, पश्चिमी कला है, पश्चिमी साहित्य है, इन सब का क्या करे, प्रसार करे। ओके, ये यहाँ पर सिफारिश की गई थी। फिर दूसरी सिफारिश क्या की गई थी कि उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा दी जाए, और निचले स्तर में यानी कि जो प्राइमरी लेवल है तो निचले स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ओके,
लॉर्ड मैकॉल ने क्या कहा था, अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात की थी। यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र में क्या बात की गई कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देनी चाहिए और निचले जो स्तर पर हैं वो हमारा प्राइमरी लेवल है उसमें मातृभाषा में क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ओके, तो ये बात यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र में हुई। फिर उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के बारे में भी बताया और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज की स्थापना की जाए उसकी भी सिफारिश की। ओके, और अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्था यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग्स होती है उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ये बात यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र में की गई। ओके, फिर यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र में ये बात भी बताई गई और दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने ये भी बताई कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी किसने की, तो वुड के घोषणा पत्र में की गई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में करने की सिफारिश किसने की थी, तो वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। और इसी के घोषणा पत्र में की गई ये रिपोर्ट के अनुसार ही 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ से मैं हटा लेती हूँ। ओके, यहाँ ओके, 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में कि निम्न में से कौन सी प्रथम विश्वविद्यालय की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन था और वो आया हुआ है हमारा, आई थिंक 2018 या 19 में ही आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और कहाँ पर की गई, तो बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में की गई। ओके, किसकी सिफारिश से, तो वुड घोषणा पत्र की सिफारिश से यहाँ पर ये 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं आगे हंटर कमीशन के बारे में। तो हंटर कमीशन हमारा आया 1822 में। कब आया, 1822 में। अब हंटर कमीशन है उसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन से, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से कौन सा आयोग जाना जाता है, तो हंटर कमीशन कब अस्तित्व में आया, तो 1882 में। ओके, 1882 में, 1882 में। ओके, चलिए 1882 में। उसमें अब देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो ही मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलिए यहाँ पर हंटर कमीशन में क्या बताया गया है, इम्पोर्टेंट ये है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने की बात हंटर कमीशन में की गई। ओके, यानी कि प्राथमिक शिक्षा और कौन सी, उच्च शिक्षा, इन दोनों को अलग करने की बात हंटर कमीशन में की गई। ओके, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं 1902 का समय आया। तो 1902 में दोस्तों क्या हुआ, कर्जन आयोग आया। कर्जन आयोग को कर्जन आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन से, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय आयोग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग कौन से आयोग को कहा जाता है, तो कर्जन आयोग को कहा जाता है विश्वविद्यालय आयोग। और कब अस्तित्व में आया, तो 1902 में आया था। ओके, तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करने के लिए और उन पर विचार करने के लिए और उनकी जो ये विश्वविद्यालय है उनके कार्यों में सुधार लाने के लिए 27 जनवरी 1902 में थॉमस रेल की अध्यक्षता में, किसकी, थॉमस
ये थॉमस है, ओके, थॉमस रेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, ओके। और आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। कौन सा अधिनियम? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। किसकी सिफारिश से? तो ये विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 1917 का समय आता है। तो 1917 में क्या होता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम कहते हैं सैडलर आयोग। सैडलर आयोग को ही क्या कहा जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ओके, विश्वविद्यालय आयोग कब अस्तित्व में आया? 1970 में, ओके। चलिए सॉरी, यहाँ पर 1970 में सैडलर आयोग अस्तित्व में आया और उसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से इसे सैडलर आयोग को जाना जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या बात की गई? यहाँ पर ये बात की गई कि इंटरमीडिएट कक्षाएं जो हैं वो विश्वविद्यालय से अलग कर दी जाए। अब देखिए सैडलर आयोग ने क्या बताया? इंटरमीडिएट जो भी कक्षाएं थी उसे किससे अलग करने की बात की? तो विश्वविद्यालय से अलग करने की बात यहाँ पर बताई गई, ओके। और कलकत्ता विश्वविद्यालय को, जो भारत सरकार के अंडर में कलकत्ता विश्वविद्यालय आती थी, उसे वहाँ से भारत सरकार के नियंत्रण से हटाकर बंगाल के सरकार को सौंप दिया जाए। ये भी सिफारिश सैडलर आयोग ने की थी, ओके। तो ये बात हो गई सैडलर आयोग की। फिर उसकी सिफारिश से मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य का विषय बनाया गया तथा विश्वविद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी प्रांतों को दे दी गई। ये था हमारा सैडलर आयोग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हर्टांग समिति, ओके। हर्टांग समिति की बात करते हैं। तो हर्टांग समिति की कब आई अस्तित्व में? तो 1929 में आई, ओके। अब देखिए हर्टांग जो समिति थी उसकी क्या बात थी? तो उसे प्राथमिक शिक्षा की प्रथम समिति भारत में मानी जाती। तो हर्टांग समिति जो है भारत में, ये भी आप नोट कर लीजिए, भारत में प्रथम समिति, भारत में प्राथमिक शिक्षा भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रथम समिति मानी जाती है, तो वो है हर्टांग समिति, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रथम समिति कौन सी थी? तो हर्टांग समिति थी, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा पर क्या किया गया? बल दिया गया, ओके। और ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र थे उनको माध्यमिक स्कूल तक की ही शिक्षा दी जाए और इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, इसकी सिफारिश हर्टांग समिति ने की थी, ओके। और फिर उसके अलावा उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो उसके योग्य हो, ओके। जो ना कि ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा दी जाए जो उसके काबिल ना हो, ओके। तो यहाँ पर ये हर्टांग समिति ने ये भी सिफारिश की थी और समिति के आधार पर, ये जो समिति ने जो सिफारिश की, उस सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, ओके, जिसे हम कैब कहते हैं, कैब, ओके। ये भी याद रखिएगा, कैब का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, ओके। तो ये कैब की स्थापना की गई। यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैब की स्थापना कब की गई? कैब की स्थापना कब की गई? तो 1935 में कैब की स्थापना की गई और इसकी सिफारिश, किसकी सिफारिश के आधार में ये कैब की स्थापना की गई? तो हर्टांग समिति की सिफारिश के आधार पर कैब की स्थापना की गई थी, ओके। जिसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी
बर्ड, ओके, बर्ड्स। तो ये कैब का फुल फॉर्म है, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं 1936 की बात करते हैं। तो 1936 में एबर्ट वुड रिपोर्ट आया। क्या आया? 1936 में आया हमारा एबर्ट वुड रिपोर्ट। अब देखिए ये जो एबर्ट वुड रिपोर्ट था तो उसमें सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी होना चाहिए, ओके। यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, ओके, इंग्लिश होना चाहिए। और रिपोर्ट के आधार पर पॉलिटेक्निक, तकनीकी संस्थान और व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय शुरू किए गए, ओके। उनकी जो सिफारिश थी उन सिफारिश के आधार पर पॉलिटेक्निकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी शुरू किए गए। चलिए ये उसके बाद आते हैं दोस्तों 1936 की बात करती हूँ, 1937 की बात करती हूँ। तो 1937 में वर्धा शिक्षा योजना आई। क्या आई? वर्धा शिक्षा योजना। अब देखिए वर्धा शिक्षा योजना क्या थी? तो वर्धा शिक्षा योजना थी वो गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे लेख और अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना के आधार पर मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। देखिए यहाँ पर कहानी ये थी वर्धा योजना की कि यहाँ पर ऐसा था कि एक गुजरात का एक व्यापारी था, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, ओके। तो गांधी जी ने उसे कहा कि आप ना आपके वहाँ एक मीटिंग रखिए और सभी मंत्रियों को आपके वहाँ बुलाइए और वहाँ पर हम शिक्षा के बारे में वो कुछ बातचीत करेंगे सभी को बुलाकर, ओके। और ये जो भी मीटिंग होगी तो वहाँ पर उस मीटिंग का नाम आपके नाम से जोड़ देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर वर्धा योजना इसका नाम रखा गया, उस व्यापारी के नाम के आधार पर इसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है, ओके। तो चलिए यहाँ पर क्या सिफारिश की गई थी वर्धा योजना में उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि बच्चों को 7 से 14 साल तक, यहाँ पर मैं लिखती हूँ वर्धा योजना के बारे में बात करती हूँ, ओके। वर्धा योजना कब? तो 1937 में, ओके, यानी कि 1937 में। तो 1937 में ये जो वर्धा योजना बनाई गई थी और वर्धा योजना में कुछ सिफारिशें की गई थी। उसमें थी कि 7 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कैसा फ्री में शिक्षा की व्यवस्था फ्री शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ओके। यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य, जो कि अभी भी हमारे यहाँ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो है ही, लेकिन कितने साल की है? 6 से 14 साल की है ना। तो ये जो 6 से 14 साल की जो फ्री एंड जो अनिवार्य कंपलसरी जो एजुकेशन की सिस्टम है, तो यहाँ पर वर्धा योजना में क्या कहा गया था? 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये यहाँ पर सिफारिश की गई थी, ओके, इसकी। उसके बाद दूसरी क्या बात की गई थी दोस्तों? तो दूसरी बात ये की गई थी कि शिक्षा का जो माध्यम होता है वो मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए, ओके। जिस तरीके से मान लीजिए मैं गुजरात की हूँ तो मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो मेरा जो शिक्षण का जो भी लैंग्वेज है, माध्यम है, शिक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? गुजराती होना चाहिए। उसी तरीके राजस्थान के होंगे तो उनकी राजस्थानी लैंग्वेज होगी। इसी तरीके पंजाब के होंगे तो उनकी पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी कि हर एक स्टेट की अगर बात की जाए तो हर एक मातृभाषा में यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए, ओके, जिससे कि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, ओके। और छात्रों को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा का यहाँ पर बात किया गया था, ओके। व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ पर बात की गई थी, ओके। तो व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को उसके रुचि के अनुसार मिले, इसकी भी यहाँ पर बात की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये योजना लागू नहीं की जा सकी, ओके। तो ये बात हो गई हमारी वर्धा योजना की। कब हुई थी? 1937 में, सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं
1944 की बात करते हैं, आते हैं सार्जेंट आयोग के बारे में। ओके, तो जो सार्जेंट आयोग था उसके बारे में हम देखते हैं 1944 में। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, तो 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट, ओके, उनका पूरा नाम है सर जॉन सार्जेंट। तो ये जो सर जॉन सार्जेंट थे, उन्होंने शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की और इसी योजना को सार्जेंट आयोग कहा गया था। और उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें बताई थी, यानी कि योजना की कुछ सिफारिशें उन्होंने भी रखी थी। तो उन्होंने ये बताया कि देश में प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना चाहिए। ओके, और 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सार्जेंट ने क्या कहा, 6 से 11 साल तक के बच्चों को क्या फ्री में और कंपलसरी शिक्षा देनी चाहिए, जबकि वर्धा योजना में क्या बताया गया था, 7 से 14 की बात कही गई थी। ओके, और यहाँ पर सार्जेंट आयोग में क्या बताया गया, 6 से 11 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई। और 11 से जो 17 साल के जो बच्चे हैं उनको 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ओके, और उच्च विद्यालय के भी 2 प्रकार होने चाहिए, जिसमें विद्या विषयक एवं प्राविधिकी और व्यावसायिक, ये दोनों अलग अलग विद्यालय के 2 प्रकार होने चाहिए। तो ये हो गए हमारे सार्जेंट आयोग की बात। अब आते हैं मेनली 1948 की बात करते हैं। उससे पहले एक और ओके चलिए, उससे पहले भी एक और रह गई समिति हमारी, और वो थी हमारी नहीं, चलिए अभी आएगी, कोई बात नहीं रहेगी, मेरे ध्यान से हट गया था। चलिए 1948 की बात करते हैं। 1948 यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो 1948 में राधाकृष्णन आयोग आया। ओके, तो राधाकृष्णन आयोग जो था वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यूजीसी की जो स्थापना हुई है, यूजीसी की स्थापना जो हुई है, ओके, यूजीसी स्थापना जो हुई है वो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही की गई है। ओके, और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उसके बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की, और आयोग ने 1949 को, ओके, अगस्त 1949 में अपनी सिफारिशें क्या की थी, प्रस्तुत की थी। क्या सिफारिशें की थी ये भी देख लेते हैं थोड़ी सी। ओके, राधाकृष्णन आयोग की बात की जाती है। ओके, तो विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। ओके, विश्वविद्यालय के पूर्व कितने साल का अध्ययन होना चाहिए, तो 12 वर्ष का अध्ययन बच्चे ने किया हुआ चाहिए। विश्वविद्यालय में परीक्षा दिवस के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पढ़ाई के दिन की भी बात की गई थी, यानी कि 180 दिन पढ़ाई छात्र की होनी चाहिए, और 11-11 सप्ताह के 3 सत्रों में विभाजित होना चाहिए। 11-11 सप्ताह के कितने 3 सत्रों में इसे विभाजित की होनी चाहिए। ओके, और उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए, सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ये 3 उद्देश्य उच्च शिक्षा के होने चाहिए। और प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ओके, सभी विश्वविद्यालय के स्तर एक समान किए जाए और ऊंचे उठाए जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। ओके, और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। ये बात भी यहाँ पर राधाकृष्णन आयोग में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाए जाए। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम कहते हैं यूजीसी। ओके, तो यूजीसी की सिफारिश भी डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग समिति ने की थी। ओके, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की क्या रखे, देख रेख रखे।
इसके लिए भी ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप यूजीसी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। तो यूजीसी की स्थापना की सिफारिश डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने की थी और राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश से ही यूजीसी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी यूजीसी की स्थापना? 1956 में हुई थी। ओके, और फिर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाई गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान समिति कब बनाई गई? तो 1953 में बनाई गई और 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के कारण। ओके, और 1956 में उसे संवैधानिक मान्यता भी दी गई थी। ओके, यानी कि यूजीसी एक्ट जो बना, यहाँ पर से आपको यूजीसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। 1953 में क्या हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाई गई। ओके, 1956 में क्या हुआ? राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश से यूजीसी की स्थापना की गई। यूजीसी की क्या किया गया? स्थापना की गई। तो कि यहाँ पर आपको ये भी याद रखना कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अब 1956 में ही संवैधानिक रूप से इसे क्या किया गया? मान्यता दी गई और यूजीसी एक्ट भी बनाया गया। यूजीसी एक्ट जो है वो 1956 में बना। ओके, तो ये 3 सवाल आपको याद रखने अच्छे से। चलिए अब आते हैं आगे की ओर। ये हुई बात आपकी राधाकृष्णन आयोग की। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों कहाँ पर आया। ओके, 1959 ये क्या हुआ? ओके, 1959 में दुर्गाबाई देशमुख समिति बनाई गई। ओके, 1959 में क्या बनाया गया? दुर्गाबाई देशमुख समिति बनाई गई और इसमें क्या बताया गया कि भारत में स्त्री शिक्षा के लिए बनने वाली पहली समिति। ये भी आपको याद रखना है, यूजीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में स्त्री शिक्षा के लिए बनने वाली पहली समिति कौन सी है? ओके, पहली समिति कौन सी थी? तो भारत में स्त्री शिक्षा के लिए बनने वाली सबसे पहली समिति अगर कोई थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख समिति। कब बनी थी? तो 1959 में बनी थी। ओके, यानी कि 1959 में बनी थी। चलिए उसके बाद देखिए 1959 में श्री प्रकाश समिति भी बनाई गई थी। श्री प्रकाश समिति है वो किसके लिए जानीती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। श्री प्रकाश समिति, ये आपको पता चल गया ना, दुर्गाबाई देशमुख समिति स्त्री शिक्षा के लिए सबसे पहली भारत में बनने वाली पहली समिति थी। और श्री प्रकाश समिति जो है वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए जानी जाती है। किसके लिए? धार्मिक एंड नैतिक शिक्षा के लिए जानी जाती है। नैतिक शिक्षा के लिए ये जानी जाती है। ओके, तो ये हो गई आपकी श्री प्रकाश समिति। उसके बाद दोस्तों आते हैं संपूर्णानंद समिति। 1961 में बनी हुई थी, यानी कि 1961 में संपूर्णानंद समिति बनी थी। अब देखिए ये जो समिति थी वो कौन से तरीके से जानी जाती थी? तो संवेगात्मक एकता के लिए गठित की गई थी। ओके, एकता के लिए गठित होने वाली समिति थी। ओके, तो देखिए संवेगात्मक एकता या फिर आप भावनात्मक एकता भी बोल सकते हो। ओके, तो संवेगात्मक एकता के लिए गठित होने वाली समिति कौन सी थी? तो संपूर्णानंद समिति थी। और कब बनाई गई थी? तो 1961 में बनाई गई थी। ओके,
चलिए उसके बाद देखते हैं 1964 की बात करते हैं, हंसा मेहता समिति। अब देखिए हंसा मेहता समिति जो थी वो भी बहुत ही चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? तो ये थी स्त्री शिक्षा के लिए ही थी। स्त्री शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया था, स्त्री शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली ये समिति थी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए दुर्गाबाई देशमुख समिति जो थी वो भारत में सबसे पहली ऐसी समिति थी जो स्त्री शिक्षा के लिए काम करने वाली थी। ओके, लेकिन ये हंसा मेहता जो समिति थी वो स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्त्री शिक्षा के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, ऐसी अगर समिति पूछी जाए तो आपका आंसर होना चाहिए हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति ने स्त्री शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ये पहली थी जो स्त्री शिक्षा के लिए बनी थी। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम कौन सी समिति ने किया? तो हंसा मेहता समिति ने। कब किया? तो 1964 में। ओके, चलिए आगे आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 1964 से 1966 कोठारी कमीशन। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कोठारी आयोग के बारे में। तो भारत में सभी प्रकार की शिक्षा की बात अगर कोई समिति ने की है तो वो है कोठारी कमीशन। ओके, तो सभी प्रकार की शिक्षा की बात की है, सभी प्रकार की शिक्षा की बात की हुई है। किसने की हुई है? तो कोठारी कमीशन ने की थी। ओके, उसके बाद कोठारी कमीशन का जो आयोग था उसका जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में बताया गया कि शिक्षा को 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। कौन से भागों में? प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। ओके, हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर कोठारी कमीशन ने बताया कि शिक्षा को 3 भागों में बांटना चाहिए। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में बांटना चाहिए। प्लस यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि 10+2+3 की शिक्षण प्रणाली किसने दी थी? तो कोठारी आयोग ने दी थी। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10 का मतलब क्या होता था? तो पहले 5 साल का यानी कि 1 से 5 साल का जो शिक्षण दिया जाना चाहिए, क्लास 1 से 5, फिर 6 से 7 8 होना चाहिए यानी कि 3 हो गए वो ईयर, और 9 10 होने चाहिए यानी कि ये हो गए आपके 2। ओके, तो ये मिलाकर आपके 10 बनते हैं, और ये जो 2 है वो 11 12 है, और ये जो 3 हैं वो आपके हो गए जो कॉलेज के 3 वर्ष होते हैं वो आपके हो गए। ओके, तो ये इस तरीके की सिस्टम इन्होंने दी थी 10+2+3, और इसी के आधार पर अभी आप हमारी जो शिक्षण प्रणाली चल रही है वो कोठारी कमीशन की प्रणाली के आधार पर की गई है। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया 10+2+3 का मतलब किस तरीके से निकलता था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो 1966 में उन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कोठारी कमीशन की स्थापना कब की गई? तो 1964 में उसकी समिति का गठन किया गया। ओके, देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि इस कोठारी कमीशन या तो फिर आपको कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1964 में किया गया। लेकिन कोठारी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट जो थी वो सबमिट कब कराई? तो 1966 में कराई। ओके, तो ये बात आपको याद करना है। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो शिक्षा है उसका गुणात्मक विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुणात्मक विकास करना चाहिए, यानी कि शिक्षा में गुणात्मक विकास की बात किसने की? कोठारी कमीशन ने। गुणात्मक विकास में क्या होगा? सभी तरह के विकास वहाँ पर आ जाएंगे, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, संवेदात्मक, जो भी जितने भी मनोगत्यात्मक जो भी जितने भी विकास होते हैं, यानी कि संपूर्ण विकास की, सर्वांगीण विकास की बात यहाँ पर कोठारी कमीशन ने की थी। और उसके अतिरिक्त उन्होंने त्रिभाषा का सिद्धांत की बात की, त्रिभाषा की बात की।
अब देखिए त्रिभाषा सूत्र की बात की तो त्रिभाषा सूत्र में उन्होंने क्या बताया कि बच्चे को सबसे पहले अपनी मातृभाषा यानी कि स्थानिक भाषा आनी चाहिए। ओके, उसे स्थानिक भाषा, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है तो उसे सबसे पहले उसकी स्थानिक भाषा आनी चाहिए। दूसरी उसे राज्य भाषा आनी चाहिए। राज्य भाषा यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है ना वो राज्य भाषा है, तो वो राज्य भाषा आनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने क्या बताई, तीसरी जो भाषा है वो अन्य भाषा आनी चाहिए। ओके, ये उन्होंने बताया था कि अन्य भाषा भी कि कोई भी पर्सन है, कोई भी बच्चा है, उसे अन्य भाषा भी आनी चाहिए। यानी कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी, तो कोठारी कमीशन ने की थी। ओके, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मैंने कोठारी कमीशन के करा दिए। ओके, तो ये त्रिभाषा सूत्र भी आपको याद रखना है। त्रिभाषा सूत्र में भी ये तीनों आपको याद रखना है। एक स्थानिक भाषा होगी या फिर उसे आप मातृभाषा भी बोल सकते हो। ओके, और दूसरी है हमारी राज्य भाषा जो हमारी हिंदी है, और तीसरी हमारी जो अन्य भाषा है, जो भी अन्य भाषा में कोई भी लैंग्वेज उसे आनी चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो पटेल समिति। जो भी समितियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होंगी उसे ही मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ओके, 1977 में पटेल समिति की रचना की गई। उसके बाद 1978 में आदि सिसैया समिति बनाई गई। ओके, और उसके बाद है 1986 नई शिक्षा नीति की नई शिक्षा नीति बनाई गई। कब बनाई गई, 1986 में। ओके, और फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों 1992 की बात करते हैं। तो 1992 में क्या हुआ, संशोधित शिक्षा नीति बनाई गई। अब देखिए ये जो संशोधित शिक्षा नीति है ना वो क्या है, आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की शिक्षा नीति जो थी उसकी समीक्षा के लिए वर्ष 1992 में संशोधित शिक्षा नीति की समिति का गठन किया गया। तो वो समिति का नाम भी आप याद रख लीजिए। इसे संशोधित शिक्षा नीति क्यों कहा जाता है वो भी बता देती हूँ। राममूर्ति समिति का गठन किया गया। राममूर्ति समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया, तो जो नई शिक्षा नीति 1986 में बनी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, कुछ ना कुछ दोष रह गए थे। उन दोषों को ढूंढने के लिए, उन दोषों को कम करने के लिए यहाँ पर 1992 में राममूर्ति समिति की स्थापना की गई। और ये जो राममूर्ति समिति है उसे यहाँ पर नई शिक्षा नीति की जो कमियां कम करने के लिए ये समिति रची गई थी, इसीलिए इसे संशोधित शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पर ये जो 1992 है उसे थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि कुछ पुस्तक में 1990 दिया हुआ है, 1990 दिया हुआ है और कुछ बुक्स में 1992 दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसे कंफर्म कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये राममूर्ति समिति की बात कर, आचार्य राममूर्ति समिति की बात कर रही हूँ। ओके, आचार्य राममूर्ति समिति की बात कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, समिति। ओके, चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। उसके आगे आते हैं 1993 यशपाल समिति। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यशपाल समिति। ओके, तो ये जो यशपाल समिति है उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए बात की थी। यशपाल समिति ने उच्च स्तरीय जो हायर एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता के लिए, उसकी गुणवत्ता लाने के लिए इस समिति ने बात की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट 2005 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसके किसकी अध्यक्षता में हुआ था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तो सैम पित्रोड़ा। ओके, सैम पित्रोड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रचना की गई थी। और भारतीय शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी शिक्षा को जोड़ने की बात ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बताई थी। कौन सी, जो तकनीकी जो शिक्षा होती है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन होता है, उसको जोड़ने की, भारतीय शिक्षण प्रक्रिया में जोड़ने की बात किस आयोग ने की, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने की। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की
किसकी अध्यक्षता में रचना की गई, तो सैम पित्रोड़ा की। ओके, और कब की गई, तो 2005 में की गई। चलिए आगे, 2005 में एक और भी बना एनसीएफ। क्या बना, एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब देखिए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें क्या बताया गया कि रटा रटाया ज्ञान की जगह व्यवहारिक वास्तविक ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। ओके, यानी कि रटा रटाया जो ज्ञान हम देते थे, पढ़ा रटा पास हुआ, पढ़ा रटा पास हुआ, पढ़ा रटा पास हुआ, तो उस सिस्टम को बदलकर हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान देना चाहिए। ओके, ये बात की गई एनसीएफ 2005 में। अब देखिए 2009 में एनसीएफ आया, तो कुछ लोग कहेंगे 2009 में एनसीएफ नहीं आया था, लेकिन मैं बता देती हूँ दोस्तों कि 2009 में एनसीएफ आया था, लेकिन वो एनसीएफ का उद्देश्य क्या था, दोनों में, इन दोनों की हम बात कर देते हैं। तो ये जो हमारा 2005 वाला जो एनसीएफ है वो किसके लिए था, तो वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था। किसके लिए था, प्राइमरी शिक्षा के लिए था। ओके, प्राइमरी शिक्षा के लिए था। ओके, और ये जो 2009 वाला आपका एनसीएफ था वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए था। वो टीचर की जो ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए था। ओके, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। तो इन दोनों का अब आपको भेद पता चल गया होगा। 2005 में जो एनसीएफ आया वो प्राइमरी शिक्षा के लिए आया था, बच्चों के लिए आया था, और ये जो 2009 वाला जो एनसीएफ आया था वो था टीचर्स के लिए। ओके, तो ये टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो किस तरीके से दी जाए और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। और ये जो 2005 में जो एनसीएफ था उसमें भार बिना के शिक्षा की यशपाल कमेटी ने बताया और 2005 में उसका अमल किया था। ये जो यशपाल कमेटी थी ना, तो यशपाल कमेटी ने ये भी बताया था कि बच्चों की जो बस्ते का जो बोझ है उसे कम कर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से स्कूल तक आने चाहिए और बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो ये बात बच्चे के बस्ते का बोझ कम करने की बात किसने बताई थी, तो यशपाल कमेटी ने बताई थी। और ये यशपाल कमेटी की ये सिफारिश को एनसीएफ में ऐड कर दिया गया और यहाँ पर लागू कर दिया गया कि बच्चे के बस्ते को कम किया जाना चाहिए, यानी कि जो बोझ बिना का जो शिक्षा है वो बच्चों को देनी चाहिए। ये बात एनसीएफ में बताई गई। ओके, किसकी सिफारिश से, तो यशपाल कमेटी की सिफारिश से। ओके, चलिए, तो दोस्तों ये थी वहाँ 2005 तक की बात। अब आते हैं आगे 2012 की बात करती हूँ। तो 2012 के यहाँ पर आ जाते, चलिए 2012 में जेपीएस वर्मा समिति की रचना की गई। तो ये जो जेपीएस वर्मा कमेटी बनाई गई वो किसके लिए थी, तो शिक्षक की शिक्षा के लिए थी। किसके लिए थी, शिक्षक की शिक्षा के लिए थी। ओके, तो शिक्षक की शिक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो शिक्षक की शिक्षा के लिए जेपीएस वर्मा समिति 2012 में बनाई गई थी। ओके, चलिए अब थोड़ी सी कुछ बात बाकी रह जाती है, वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। चलिए अब देखिए 1976 था, उससे पहले जो हमारी शिक्षा थी वो संघीय सूची का भाग थी। किसका भाग थी, संघीय सूची का भाग थी। ओके, ये जो हमारी 1976 के पहले की बात है। तो 1976 से पहले शिक्षा हमारी जो थी वो किसकी भाग थी, संघीय सूची का भाग थी। लेकिन 1976 के बाद क्या हुआ, तो जो शिक्षा थी उसे समवर्ती सूची में रखा गया। ओके, 1976 में 42वां संविधान, याद रखना 42वां संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। जो अभी तक हमारी जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है। अब देखिए संघीय सूची क्या है, तो संघीय सूची में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, जबकि उसके बाद की राज्य सरकार की राज्य सूची होती है ना,
तो राज्य सूची में क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का हिस्सा होगा। ओके, लेकिन समवर्ती सूची में क्या होगा कि थोड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का होगा और थोड़ा हिस्सा राज्य सरकार का होगा, यानी कि दोनों का मिलाकर जो हिस्सा बनता है वो हमारा समवर्ती सूची में आता है। ओके, तो अभी हाल के समय में हमारी जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है, और 1976 से पहले किस में आती थी, संघीय सूची में आती थी, यानी कि केंद्र सरकार के हिस्से में वो आती थी। ओके, तो यहाँ तक ये बातें सारी आपको कंप्लीट हो गई होगी। ओके, अब थोड़ी सी ये भी बता देती हूँ आपको कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को किस आधार पर बांटा गया है, तो शिक्षा के जो अधिकार अधिनियम है उसे हमारे यहाँ 6 से 14 आयु वर्ग के आधार पर बांटा गया है, जो मैंने आपको आगे जब वर्धा योजना बताई तभी बताया था, है ना। तो 6 से 14 आयु वर्ग के आधार पर हमारी जो शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम उसे बांटा गया है। ओके, और बेसिक शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया था, देखिए दोस्तों ये भी बता देती हूँ। बेसिक शिक्षा नीति का सुझाव, बेसिक शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया था, तो बेसिक शिक्षा नीति का सुझाव दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। ओके, बेसिक शिक्षा नीति का सुझाव डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने दिया था। ओके, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। थोड़ी सी चलिए अब आगे देखते हैं कि शिक्षा का जो अधिनियम है उसमें देखिए 3 बात आपको याद रखनी है। 21A, दूसरी बात है अधिनियम 45 और तीसरा है 51A। ओके, 51A, ये तीनों आपको याद रखने। 21A किसके लिए है, तो इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, बच्चों के लिए बात की गई, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई। जबकि 45वां अधिनियम है वो किसके लिए है, तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए, जहाँ पर क्या है केंद्र और राज्य सरकार को, केंद्र जो है राज्य सरकार को क्या करती है, निर्देश देती है। ओके, ये 45वां अधिनियम। और तीसरा 51A है, तो 51A किसके लिए, मौलिक कर्तव्य के लिए, ये भी आपको याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा है, 51A है। ओके, यहाँ पर क्या है मौलिक कर्तव्य में कि माता पिता और अभिभावक के लिए क्या उनके कर्तव्य है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। और यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो ये था आपका, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब आगे और देखते हैं कि शिक्षा में अवरोधन एवं अपव्यय की सुझाव किसने दिया। देखिए शिक्षा में अवरोधन एवं अपव्यय, तो शिक्षा में अवरोधन एवं अपव्यय का सुझाव किस समिति ने दिया था, हर्टांग समिति ने। किसने दिया था, हर्टांग समिति ने दिया था, ये भी याद रखिएगा, हर्टांग समिति में। ओके, तो शिक्षा में अवरोधन एवं अपव्यय का सुझाव हर्टांग समिति ने दिया था। अपव्यय का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जो बच्चा है बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, मान लीजिए चौथी कक्षा में पढ़ रहा है बच्चा और बीच में ही वो क्या करता है, पढ़ाई छोड़ देता है, फिर आगे पढ़ता ही नहीं है। ओके, तो उसे कहते हैं अपव्यय। अवरोधन का मतलब क्या होगा कि बच्चा एक ही कक्षा में अधिक साल तक वहाँ पर रहता है। मान लीजिए चौथी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है तो वो फेल हो जाता है, उसे फेल किया जाता है, तो फिर से वो चौथी कक्षा में रहने वाला, फिर से उसे फेल किया जाएगा तो वो फिर से वहाँ पर चौथी कक्षा में रहेगा, फिर से उसे फेल किया जाएंगे तो वो फिर से चौथी कक्षा में। क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसी हालत नहीं है, अभी हमारे यहाँ RT आ गया है, राइट टू एजुकेशन, उसके अंतर्गत क्या होता है, सभी बच्चों को पास कर देना होता है। ओके, तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, ये बात यहाँ पर RT में हमारे यहाँ लागू हुई है। ओके, लेकिन ये अवरोधन का मतलब ये होता है कि बच्चे को एक ही क्लास में अधिक साल तक रखा जाता है, उसे अवरोधन कहा जाता है। और अपव्यय का मतलब क्या होता है कि बीच में ही बच्चा क्या करता है, शिक्षा पढ़ाई छोड़ देता है और आगे फिर पढ़ता ही नहीं है। ओके, तो ये शिक्षा में अवरोधन एवं अपव्यय की जो बात की गई थी, सुझाव दिया गया था, वो सुझाव हर्टांग समिति ने
दिया था। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सारे का सारा मैंने आपको शिक्षा प्रणाली के बारे में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जितनी भी बातें आती थी आपको बता दी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।